दोस्तों, भारतीय न्यायपालिका में एक स्लोगन बहुत ही प्रसिद्ध है कि चाहे हजार अपराधियों को छोड़ना पड़े लेकिन किसी बेगुनाह को सजा नहीं मिलनी चाहिए। और काफ़ी हद तक ये स्लोगन का पालन हमारी भारतीय न्यायपालिका में देखने को मिलती है। लेकिन कानून के जो दायरे बने हुए हैं, इन दायरों के कारण कई बार बहुत ही क्रूर अपराध करने वाले अपराधी भी हमारे समाज में खुलेआम घूमते नजर आते हैं। आज मैं जिस केस के बारे में बात करने वाला हूं, इस केस में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला है। 2012 में 3 लड़कों के द्वारा एक ब्रूटल क्राइम किया गया, लेकिन पुलिस की लापरवाही और कानून के बंधे हुए हाथ के कारण इन अपराधियों को आज तक सजा नहीं मिल पाई है। 12 से 14 साल हो गए हैं एक बूढ़े माँ बाप को इस केस को लड़ते लड़ते, लेकिन अभी तक इन्हें न्याय नहीं मिल पाया है। इस कहानी को देखने के बाद आपको यह भी मालूम चलेगा कि पुलिस की छोटी सी लापरवाही और क्राइम करने वालों की तरफ से एक अच्छा वकील पूरे केस की कहानी को पलट सकता है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि यह आपको बहुत कुछ सिखा सकता है। तो चलिए आज के इस वीडियो में इस केस के पीछे की पूरी सच्चाई जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, दिल से स्वागत है आपका फिर से एक नई और सच्ची क्राइम स्टोरी में। दोस्तों, यह वीडियो आप तक लाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना या परेशान करना नहीं, बल्कि आपको सचेत और जागरूक करना है। भारत की राजधानी दिल्ली की द्वारिका कुतुब विहार कॉलोनी फेज 2 में एक परिवार रहता था। यह परिवार वैसे तो पौड़ी गढ़वाल के रहने वाले थे, लेकिन काम के तलाश में इस परिवार के मुखिया ने यानी कि घर के पिता दिल्ली आ गए थे और इसके बाद अपनी फैमिली को भी दिल्ली लेकर आ गए थे। इस फैमिली में इनकी पत्नी, एक बड़ी बेटी जिसका नाम किरण नेगी, जिसकी उम्र लगभग 19 साल थी, और इनके 2 छोटे बेटे थे। पिता एक छोटी सी सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते थे। वाकया 2012 का है। 19 साल की किरण नेगी बीए फर्स्ट ईयर पढ़ाई के साथ साथ डाटा एंट्री की जॉब भी कर रही थी ताकि अपने पिता को हाथ बटा सके और घर का पालन पोषण में मदद कर सके। दिन था 9 फरवरी 2012 का। किरण अपना कॉलेज और डाटा एंट्री की जॉब करके रात के तकरीबन 8:30 बजे बस स्टैंड से उतरकर पैदल अपने घर के लिए जा रही थी, अपने 3 सहेलियों के साथ, जिनका नाम था पूजा, संगीता और सरस्वती। 8:40 के आसपास जब किरण और उसकी सहेलियां अपने घर के बहुत नज़दीक थी, तभी वहां पर एक लाल रंग की गाड़ी आकर रुकती है और उस गाड़ी से 3 लड़के निकलकर किरण नेगी को गाड़ी में धकेलने की कोशिश करते हैं। किरण नेगी की तीनों सहेलियां उसे बचाने की कोशिश करते हैं और वहीं सड़क से एक लड़का गुजर रहा था जिसका नाम था विकास। वह भी किरण को बचाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन ये तीनों लड़के जबरदस्ती किरण को अपनी गाड़ी में बिठाकर वहां से भाग जाते हैं। ये तीनों सहेलियां दौड़कर किरण के घर जाती हैं और उनके पेरेंट्स को बताती हैं कि एक लाल रंग की गाड़ी आई थी, उसमें 3 लड़के थे जो कि किरण को अपने साथ गाड़ी में बिठाकर लेकर चले गए हैं। पिता घबराते हुए पुलिस स्टेशन जाकर सारी बात पुलिस को बताते हैं, लेकिन पुलिस का फेलियर यहाँ दिखाई देता है और पुलिस इस केस पर कार्रवाई करने के बजाय उसके पिता से कहती हैं कि आपकी बेटी किसी दोस्त के साथ चली गई होगी, जल्दी ही घर वापस लौट आएगी। किरण के पिता ने पुलिस के आगे हाथ जोड़े, पैर जोड़े, लेकिन पुलिस के कानों में जूं तक नहीं रेंगी। पुलिस का कहना था कि थाने में कोई गाड़ी अभी अवेलेबल नहीं है, वरना मैं आपके साथ चले जाते। लेकिन उस कॉलोनी में मौजूद सारे लोग ने कंट्रोल रूम पे बार बार कॉल किया कि दिल्ली से एक जवान लड़की का किडनैप हो गया है, और जब कंट्रोल रूम में बहुत ज़्यादा कॉल जाने लगा तब पुलिस हरकत में आया। पुलिस मौके वारदात पर पहुंचती है, वहां पर मौजूद गवाहों के आधार पर एफआईआर दर्ज कर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है। लेकिन ये इन्वेस्टिगेशन केवल नाम मात्र के लिए शुरू की गई थी, क्योंकि पुलिस को ऐसा लग रहा था कि लड़की अपने आशिक के साथ गई है और कुछ दिनों बाद वह वापस घर लौट आएगी। इसी तरह से पूरी रात बीत जाता है। पुलिस की तरफ से कोई स्ट्रिक्ट एक्शन भी नहीं लिया गया था। अगर पुलिस चाहती तो उसी रात नाकाबंदी करके उस गाड़ी को भी ढूंढ सकती थी और साथ ही साथ उन अपराधियों को भी ढूंढ लेती, लेकिन ऐसा होता नहीं। अब अगली सुबह को यह खबर अखबारों में छप जाती है। अखबार में छपने के बाद यह खबर आग की तरह पूरी मीडिया में फैल जाती है। लोग सड़कों पर उतर जाते हैं। यह घटना है 9 फरवरी 2012 की, लेकिन उसके 4 दिन बाद 12 फरवरी 2012 को पुलिस एक इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन करती है और इस केस की छानबीन शुरू कर देती है। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में नाकाबंदी करके उस लाल गाड़ी की तलाश शुरू कर देती है और इसी नाकाबंदी में पुलिस को एक सड़क पर लाल रंग की टाटा इंडिका दिखाई देती है। शक के आधार पर पुलिस उस गाड़ी को रोकती है। गाड़ी
के कागजात चेक किए जाते हैं। उस गाड़ी को चला रहा था एक लड़का जिसका नाम था राहुल। जब उस लड़के से पूछताछ हो रही थी तो उसके चेहरे का रंग, उसका हाव भाव उड़ा हुआ था और वह काफ़ी घबराया हुआ था। इसी के आधार पर पुलिस उसकी गाड़ी को सीज करके उसे हिरासत में लेती है। पुलिस जब अपने तरीके से पूछना शुरू करती है तो वह लड़का टूट जाता है और वह पुलिस को साफ साफ बता देता है कि 9 फरवरी 2012 की रात उसने अपने भाई रवि और अपने दोस्त विनोद के साथ मिलकर एक लड़की का अपहरण किया था। यानी कि पुलिस जिस अपराधी को ढूंढ रही थी वह अपराधी पुलिस को मिल गया था। राहुल बताता है कि वह अपने भाई रवि और दोस्त विनोद के साथ द्वारका सेक्टर 6 में किराए पर रहता है। पुलिस राहुल के बताए हुए अनुसार वहां छापा मारती है तो वहां से उन्हें रवि और विनोद भी मिल जाता है। तीनों को अरेस्ट कर लिया जाता है। इसकी गाड़ी को भी सीज करके थाने भेज दिया जाता है और इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया जाता है। सबसे पहले पुलिस इनसे पूछती है कि आखिर जिस लड़की को तुमने किडनैप किया था वह लड़की अभी कहाँ है। तो ये लोग बताते हैं कि वह लड़की रेवाड़ी जिले के एक गांव में है। पुलिस बिना देरी किए 13 तारीख की सुबह उस लोकेशन पर पहुंचती है। रेवाड़ी में एक रंधोई नाम का गांव है और उसी से कुछ दूर पर सरसों के खेत में राहुल, रवि, विनोद पुलिस को लेकर जाते हैं और वहां पर जैसे ही पुलिस पहुंचती है तो पुलिस के पैरों के नीचे जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वहां पर खेतों में एक लड़की की डेड बॉडी पड़ी हुई थी जिसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। पुलिस तुरंत वहां पर एक टीम बुलाती है। डेड बॉडी की छानबीन की जाती है। वहां से सैंपल कलेक्ट किए जाते हैं, जैसे कि कुछ बालों के सैंपल होते हैं। वहां से पुलिस को एक वॉलेट भी मिलता है। गाड़ी के बॉनेट का टूटा हुआ एक प्लास्टिक का टुकड़ा भी मिलता है। इसके अलावा ब्लड सैंपल वगैरह यहाँ से लेकर उस डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। लेकिन इसके बाद जो भी चीज़ें पता चलती है उसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यही पूरे केस की मेन कड़ी जुड़ी हुई है। पुलिस जब अपनी जांच करती है तो सबसे पहले जहां से डेड बॉडी मिली थी उस डेड बॉडी की जांच होती है। ये तीनों लड़के पुलिस को बताते हैं कि किरण नेगी को किडनैप करने के बाद वह रेवाड़ी के इसी खेत में लेकर आए थे। पहले इन्होंने उसके कपड़े फाड़े, इसके साथ बारी बारी से दुष्कर्म किया, फिर कार की बैटरी से एसिड निकालकर उसके चेहरे पर एसिड डाला ताकि उसकी पहचान ना हो सके। उसकी आंखों और उसके कान के अंदर से भी एसिड के सैंपल मिले थे। इसके बाद उसने सारे कपड़ों को पास में ही जलाने की कोशिश की थी, जो कि पुलिस को आधे जले हुए मिले थे। गाड़ी से किरण नेगी के बाल के सैंपल भी मिले थे। गाड़ी से कुछ सीमेन के सैंपल भी कलेक्ट किए गए थे। ब्लड के कुछ सैंपल भी मिले थे। गाड़ी में रखे गए कुछ औजार जैसे कि जैक और स्पैनर होते हैं, उन्हीं औजार से पहले उनके सिर पर चोट मारी गई थी, उसको बेहोश किया गया था, फिर उसकी हत्या कर दी गई थी। इसके अलावा डेड बॉडी के पास एक पर्स मिलता है जो उन्हीं में से राहुल नाम के लड़के का होता है। उनमें राहुल की सारी आईडी भी मिल जाती है। लाल रंग के प्लास्टिक के बम्पर जो कि कार का था, टूटा हुआ टुकड़ा भी वहाँ से मिलता है। वहाँ पर बैठकर उन्होंने शराब भी पी थी, तो वहाँ से एक खाली नमकीन की थैली, डिस्पोजल ग्लास, शराब की टूटी हुई बोतल जो उन्होंने तोड़ने के बाद किरण नेगी के प्राइवेट पार्ट में भी डाल दिया था। यानी कि ये बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल तरीके से उन्होंने किरण नेगी के साथ ये गलत काम करके उसकी हत्या की थी। इसके अलावा पुलिस ने इन तीनों की मोबाइल लोकेशन जब चेक की और साथ में किरण नेगी के मोबाइल की लोकेशन जब चेक की तो वो सारी लोकेशन भी मैच कर रही थी और रेवाड़ी जिले के उसी खेत के आसपास की लोकेशन भी दिख रहा था। यानी कि पुलिस के पास सारे सबूत भी थे, सारे गवाह भी थे और पुलिस के पास अपराधी भी थे। और 2 साल की लंबी लड़ाई के बाद फाइनली 2014 में सेशन कोर्ट ने इन तीनों अपराधियों को फांसी की सजा सुनाई। अब अपनी जान बचाने के लिए तीनों अपराधी ने दिल्ली हाई कोर्ट में अपील की। वहां पर इस केस की फिर से सुनवाई की, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट भी सेशन कोर्ट के फैसले को सेम रखते हुए इन तीनों की फांसी की सजा को मुकर्रर किया। अब इसके बाद ये तीनों सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और यहीं पर असली खेल की शुरुआत हुई। सुप्रीम कोर्ट में पूरे केस को रखा गया। इन तीनों अपराधियों की तरफ से जो वकील ने अपनी दलीलें पेश की, पुलिस ने भी अपनी सारी सबूत और एविडेंस पेश किए और लंबी लड़ाई के बाद, सैकड़ों गवाहों के बाद फाइनली 2022 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ और वो फैसला सुनकर आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इन तीनों अपराधियों को बाइज्जत बरी कर दिया था।
मैंने जब इस हेडलाइन को देखा कि 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें बरी कर दिया, तो मुझे भी यकीन नहीं हुआ। यकीन मानिए, एक अच्छा वकील और पुलिस की लापरवाही पूरे केस को कभी भी बिगाड़ सकती है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जब सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट ने इन्हें फांसी की सज़ा दे दी थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें बरी क्यों किया। अब इसको समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट में इनके तरफ से जो वकील था, उसने जो दलील पेश की, उसके आधार पर इन्हें बाइज्जत बरी किया गया। सबसे पहले तो पुलिस की यहाँ पर बहुत बड़ी लापरवाही दिखाई दी। जिन गवाहों के पुलिस ने बयान लिए थे, उनसे क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं की गई थी। जैसे कि जिन गवाहों ने उन 3 लड़कों को किडनैप करते हुए देखा था, उन लड़कों के चेहरे पर कपड़ा बंधा हुआ था। यानी कि गवाहों ने सिर्फ लड़कों को देखा था, उनके चेहरे को नहीं देखा था। उसके अलावा पुलिस को जो एविडेंस मिले थे, उसका प्रॉपर मेमो नहीं बनाया गया था। उसके अलावा पोस्टमार्टम में मृत्यु का टाइम भी कंफर्म नहीं था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर्फ लिखा हुआ था कि हो सकता है 36 से 48 घंटे पहले इसकी मृत्यु हुई हो, यानी कि मृत्यु का टाइम भी कंफर्म नहीं था। साथ ही इन तीनों के वकील ने यह भी कहा कि खेत में सब लगभग 2 से 3 दिनों तक पड़ा रहा था, तो सबके साथ छेड़खानी की जा सकती है। इसलिए इससे साबित नहीं होता कि यह तीनों अपराधी हैं। गाड़ी से या फिर वहाँ से जो सैंपल लिए गए थे, उनका एविडेंस के रूप में कोर्ट में रखा गया, लेकिन उनका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं किया गया था। फॉरेंसिक टीम ने सबूतों की जो रिपोर्ट बनाई थी, वो 11 दिन के बाद बनाई गई थी। यानी कि सैंपल को 11 दिन तक पुलिस रिकॉर्ड में रखा गया था, जिसमें उसके साथ छेड़खानी की जा सकती थी। और क्योंकि फॉरेंसिक टीम ने तुरंत सैंपल की जांच नहीं की थी, इसलिए यह केस यहाँ पर कमज़ोर पड़ रहा था। जो लाल कलर की गाड़ी पुलिस ने जब्त की थी, वह भी 5 दिन तक थाने में खड़ी रही। इसके बाद फॉरेंसिक टीम ने उसके सैंपल कलेक्ट किए थे। यानी कि उन 5 दिनों के बीच गाड़ी के साथ छेड़छाड़ की जा सकती थी, उसमें सबूतों को बदला जा सकता था। इसके अलावा डेड बॉडी और उसके पास से जो सबूत, जो फोटो लिए गए थे, उनमें कुछ चीज़ों पर कीचड़ लगा हुआ था, तो कुछ फुटेज बिल्कुल साफ थे, जैसा कि उसको मैनिपुलेट किया गया हो। ओवरऑल अगर देखा जाए तो बहुत लापरवाही पुलिस की दिखाई दे रही थी, जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट में इन तीनों के वकील ने ऐसे दलीलें पेश की कि यह केस कमज़ोर पड़ गया, और इसी के चलते सुप्रीम कोर्ट ने इन तीनों को बाइज्जत बरी कर दिया। इस केस के सारे गवाह, सारे सबूत इन लड़कों के खिलाफ थे। जैसा कि इन लड़कों पर पहले भी चोरी चकारी, लड़ाई झगड़ा, मारपीट करने के आरोप लगे थे। सारे सबूत भी पुलिस को मिल गए थे, सारे गवाह भी पुलिस के पास थे। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस की कार्रवाई में कमी दिखने के कारण इन तीनों के वकील ने उन कमियों को पकड़ा, और उसी के आधार पर इनके वकील ने इन्हें सुप्रीम कोर्ट से बाइज्जत बरी करा लिया। हालांकि लड़की की माँ बाप ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ फिर से अपील की है। ये केस अभी भी चल रहा है, और इस केस में हमें ये देखने को मिला कि पुलिस अगर अपनी कार्रवाई ढंग से ना करे, तो कोई भी मजबूत केस कमज़ोर पड़ सकता है। तो ये थी दिल्ली के द्वारका में किरण नेगी की हत्या के पीछे की पूरी सच्चाई। तो दोस्तों, यह वीडियो यहीं तक। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक नई और सच्ची क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक के लिए आप अपने और अपने फैमिली का ख्याल रखें। यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।